ओके, तो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 है ऑफ रिवीजन सीरीज़। एंड अब तक हम लोगों ने रिवीजन सीरीज़ के अंदर दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेक्चर नंबर 6 जो था हमारा, उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो टेस्ट था वो डिस्कस किया था। ठीक है ना। आई होप आपको उस टेस्ट में आपको कोई और डाउट नहीं होगा। अब आपका नेक्स्ट क्लास में जो है टेस्ट है, यानी कि फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा ऑफ चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, यानी एमसीटी और एमओडी का टेस्ट है आप लोगों का। एमसीटी हमारा ऑलरेडी ओवर हो चुका है, एमओडी आज हमारा ओवर हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से रिकॉल करते हैं हम लोगों ने एमओडी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर क्या पढ़ा था और इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या था। तो आप लोगों को याद होगा, जब ये चैप्टर मैंने शुरू करवाया था तो मैंने एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करवाया था कि मैं एक ड्रीम 11 जो कि एक ऐप आती है, ठीक है ना, इस पर एक टीम बना रहा हूँ और आज लेट से मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच है और मैं 10 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। एक आखिरी प्लेयर मुझे सेलेक्ट करना है और जो आखिरी प्लेयर मुझे सेलेक्ट करना है उसके अंदर मैं कंफ्यूज हूँ रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच कि भाई मैं किसको सेलेक्ट करूं। अब ऑब्वियसली बात है, जब भी मैं इस टाइप का सिलेक्शन करता हूं तो मैं ऑन द बेस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस ये चीज़ देखता हूं कि भाई पास्ट में किसने कैसा परफॉर्म किया है, उसी बेसिस पर मेरा सिलेक्शन रहता है। 1 मिनट आ जाएगा भाई, ठीक है ना, उसी बेसिस पर मेरा सिलेक्शन रहता है। अब मैंने देखा कि भाई अगर टोटल रन्स की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने 10,000 रन बना चुके हैं अब तक और विराट कोहली लेट से 9,000 रन बना चुके हैं। बट फिर मैंने देखा कि भाई नंबर ऑफ मैचेस में भी फ़र्क था, ठीक है ना। रोहित शर्मा ने लेट से 100 मैचेस खेले अब तक और विराट कोहली ने 90 मैचेस खेले हैं। तो अगर मैंने एवरेज रन्स देखे तो एवरेज रन्स इनके भी 100 निकल करके आए और इनके भी 100 निकल करके आए। बात समझ आ गई आपको? ये मैंने देखो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि भाई 90 मैचेस में कोई 9,000 रन बना ले, बट ये हमारा एग्जाम्पल है। तो मैंने देखा कि भाई एवरेज के बेसिस पर तो मैं इन प्लेयर को सिलेक्ट नहीं कर सकता, दोनों का एवरेज सेम है। फिर मैंने सोचा चलो स्ट्राइक रेट चेक करते हैं। स्ट्राइक रेट इसका भी 135 था और इसका भी 135 था, तो इस बेसिस पर भी मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। अब मैं ऐसा क्या चेक करूँ कि भाई मैं एक प्लेयर को अपनी टीम में सिलेक्ट कर पाऊँ। अभी तक तो कोई मेरे पास एक बेसिस नहीं बन रहा। दो मैंने चीज़ें चेक करी, दोनों में दोनों सेम थे बिल्कुल। तो एक आखिरी चीज़ मैंने आपको बताया था, क्या याद है आप लोगों को? क्या था वो? कंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंसी की बेसिस पर चेक करूंगा कि मैं किस प्लेयर को चूज़ करूं। और एक कंसिस्टेंसी को हम बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं, जिसमें से एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं। कौन से 4 होते हैं? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर मैंने जो कंसिस्टेंसी है वो एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और जिसमें मैंने एफडी का यूज़ किया है। अब ये कंसिस्टेंसी जो है ये निकल करके आई 20 एंड 30। अब बताओ मैं किस प्लेयर को चूज़ करूँ? जिसकी कंसिस्टेंसी, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। बेसिकली हमने देखा था कि जितना कम मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है उतनी अच्छी बात होती है, और जितना हाई होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन उतनी बेकार बात होती है, ठीक है ना। ऐसे समझो कि आपके घर वोल्टेज आती है, ठीक है ना। अब उसमें जो कंसिस्टेंसी है वो ये नंबर है। अगर फ्लक्चुएशन, बेसिकली फ्लक्चुएशन जो है वो ये नंबर है। अगर फ्लक्चुएशन कम है तो अच्छी बात है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो अच्छी बात है। कम फ्लक्चुएशन अच्छी बात होती है। तो इस 20 का मतलब क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। 20 का मतलब ये है कि अब जो नेक्स्ट मैच खेला जाने वाला है तो इसमें हाई चांसेस हैं कि रोहित शर्मा 100 - 20 और 100 + 20 इस रेंज में रन स्कोर करेंगे। वहीं हाई चांसेस है कि विराट कोहली 100 - 30 और 100 + 30 इस रेंज में रन स्कोर करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा कंसिस्टेंसी, जो ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है वो रोहित शर्मा है।
ठीक है ना। तो इसलिए मैं रोहित शर्मा को इस मैच के लिए, इस टीम के लिए यूज़ करूँगा। तो ये होता है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है ना। ये बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कहाँ से देखा जाता है? एवरेज से देखा जाता है कि अगर एक एवरेज रन 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है तो हाई चांसेस हैं कि अगले मैच में 100 - 20 एंड 100 + 20 इस बीच में रन फ्लक्चुएट करेंगे ऑफ द प्लेयर। अब ये जो है ये स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स है और स्टैटिस्टिक्स 100% ट्रू नहीं होती, वो 100% रिजल्ट नहीं बताती एकदम सही रिजल्ट। इट कैन प्रिडिक्ट, इट कैन अज्यूम, बट एकदम 100% सही आंसर कभी नहीं देती। तो हो सकता है कि जो मैच खेला गया इसके अंदर रोहित शर्मा ने 80 और 120 की जगह 150 रन बना दिए, या हो सकता है कि 10 पर आउट हो गया हो, दैट इज पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। बट एक हाई चांसेस किस चीज़ के हैं, वो इसके हैं वो 80 to 120 के बीच रन स्कोर करेगा, और इसी बेसिस पर मैंने रोहित शर्मा को ले लिया। पहले के टाइम में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, ये दो प्लेयर्स थे जो ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे इंडियन टीम में, ठीक है ना। वीरेंद्र सहवाग एंड सचिन तेंदुलकर दोनों ही अच्छे प्लेयर्स थे, बट ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर सचिन था और इसलिए उसको बेटर प्लेयर माना जाता था। वीरेंद्र सहवाग जो थे वो कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं थे, हो सकता है कि वो 5, 10, 20 रन बना के आउट हो जाए, और हो सकता है वो 200 पार बना दे। बट सचिन तेंदुलकर को एक कंसिस्टेंसी के लिए जाना चाहता था कि अगर आए हैं तो ऐसा भी नहीं है कि 200 पार बना देंगे, चांसेस कम है, ऐसा भी नहीं कि 10 बना के आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, 0 पे आउट हो जाएंगे। मतलब उम्मीद रहती थी कि वह 80, 90, 100 के आसपास वो बना लेंगे। तो दैट इज कंसिस्टेंसी। तो ये चैप्टर जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इट टॉक्स ऑल अबाउट दिस कंसिस्टेंसी, जिसको हम वेरिएशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेरिएशन, जिसको हम फ्लक्चुएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल आइटम्स वेरी। डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन इज द मेजर, एक मेजर है जो बताता है कि किस एक्सटेंट तक एक इंडिविजुअल आइटम वेरी कर सकता है, किस एक्सटेंट तक वो फ्लक्चुएट कर सकता है, किस एक्सटेंट तक वो ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। या फिर आप बोल सकते हो द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ डेटा, ठीक है ना। एक डिग्री की जो एवरेज डेटा है वो कितना स्प्रेड हो सकता है, जो एवरेज डेटा है वो कितना एक्सटेंट तक, कितना डिग्री तक वो स्प्रेड हो सकता है, इस चीज़ को भी हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने समझी कि जो एवरेज है उससे 80 to 120 के बीच में हो सकता है कि रोहित शर्मा अगले मैच में रन स्कोर करें। Note, if the dispersion is high in the series, then we can conclude that measure of central tendency does not represent the data well. अगर बहुत ज़्यादा हाई मेजर ऑफ डिस्पर्जन आ रहा है किसी भी सीरीज़ को, तो हम ये बोलते हैं कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने एवरेज निकाला है, ये इस डेटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। अगर ये एवरेज मैंने ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करके निकाला, तो ज्योमेट्रिक मीन ना यूज़ करके कोई और तरीके से एवरेज निकालो जिससे कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन कम हो और ये इस डेटा को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है जी। तो हमें क्या पता है कि भाई हाई वेरिएशन है, हाई डिस्पर्जन जो होता है ये एक बैड सिचुएशन होती है, लो वेरिएशन है, लो डिस्पर्जन जो होता है ये एक गुड सिचुएशन होती है। कितने टाइप के डिस्पर्जन होते हैं? 2 टाइप के डिस्पर्जन होते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट के अंदर रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और रिलेटिव के अंदर रेंज का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया। हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेंज, और उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। फिर अगला हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, और उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फिर हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन, उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उससे पहले हम समझेंगे कि भाई एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में फ़र्क क्या होता है, ठीक है ना। फ़र्क तो समझ आया, तभी तो समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो इस फ़र्क को समझने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना है? एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ना है, और फिर इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला मेजर ऑफ डिस्पर्जन है रेंज। रेंज इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द डिस्पर्जन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड सिंपलेस्ट फॉर कंप्यूटिंग डिस्पर्जन। ऑप्शन 4 होंगे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको रेंज पर टिक कर कहना है। रेंज का फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। यानी कि रेंज जो है ये सिर्फ 2 एक्सट्रीम वैल्यू पे बेस्ड है। हर एक वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता डिस्पर्जन निकालने के लिए, सिर्फ 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ को कंसिडर किया जाता है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, इनका डिफरेंस जो है वो रेंज है। तो एल है लार्जेस्ट वैल्यू, एस है स्मॉलेस्ट वैल्यू, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मैंने आपको बोला था कि पहले हम रेंज पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ेंगे। ये आपका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? L - S अपॉन L + S इंटू 100। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या फ़र्क होता है, किन सिचुएशन में किसको हमें यूज़ करना चाहिए। तो लेट्स से एक क्लास है जिसमें ना बच्चों का वेट लिख लिया रैंडमली,
क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, रैंडमली मैंने बच्चों का वेट लिख लिया, 60 kg, 70 kg, 63 kg, 74 kg, 52 kg, 47 kg, 55 kg, 74 kg, 85 kg, 92 kg, ठीक है ना, 91 kg, 60 kg, इस तरीके से। ये अब मैं जानना चाहता हूँ मेजर ऑफ डिस्पर्शन के नाम पर रेंज, मुझे रेंज जानना चाहता हूँ, मुझे एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालना है यूजिंग रेंज। तो मैं क्या करूँगा, देखूंगा कि भाई हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और मैं देखूंगा कि भाई लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, और इनका जो डिफरेंस है 92 माइनस 47, ये मेरा रेंज आ जाएगा। कितना आ रहा है, 45। तो ये 45 जो आंसर आ रहा है इसका यूनिट क्या है, केजी, ठीक है ना। ये यूनिट फ्री नहीं होता, जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है यूनिट फ्री नहीं होता। और अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालूं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो आंसर क्या आएगा, 92 माइनस 47 अपॉन 92 प्लस 47, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। तो 92 माइनस 47 तो मुझे पता है क्या होता है, 92 प्लस 47 होता है 139। तो 45 डिवाइड बाई 139 इंटू 100, मेरा आंसर आ गया 32.37%। यानी कि अगर मैं एक बच्चा और सेंटर ज्वाइन करता है और मैं जानना चाहता हूं कि उसका वेट कितना होगा, किस रेंज में फॉल करेगा, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, एवरेज वेट निकालूंगा। एवरेज वेट का मैं 32.37% निकालूंगा, वो एक बार माइनस करूंगा और एक बार ऐड करूंगा। तो जो मेरे पास लोअर वाला और हायर वाला वेट आएगा, इस रेंज के बीच में, इस रेंज में बच्चे का वेट होगा, इसके हाई चांसेस होंगे। यही बात समझ आपको, क्या मतलब है इसका। पहले तो मैं इसका एवरेज वेट निकालूंगा, एवरेज वेट का 32.37% निकालूंगा, तो एवरेज वेट में ये माइनस करूंगा और ये ऐड करूंगा, मेरे पास दो आंसर आएंगे, ये एक छोटा आंसर होगा, एक बड़ा आंसर होगा, ठीक है ना। और ये जो आंसर है इनके बीच में वेट होगा उस नए बच्चे का, इसके हाई चांसेस हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ, परसेंटेज, पहले मैंने क्या बोला कि जो भी एवरेज आएगा उसको मैं परसेंटेज निकालूंगा, 32.37% निकालूंगा उसका, ठीक है ना। फिर जब मैं प्लस और माइनस करूंगा, अब जो मेरा देखो, अगर मैंने एवरेज वेट लेट से आता है 65 kg आता है लेट से, तो 65 kg का 32.37% निकालूंगा, कुछ आ जाएगा। वो आंसर अब जो आ रहा है वो मैं ऐड करूंगा और वही आंसर मैं माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर है वो वेट में आएगा, केजीज में आएगा वो आंसर, ठीक है जी। अब पहला फर्क क्या समझ आया हम लोगों को, कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूनिट फ्री नहीं होते और ये यूनिट फ्री होते हैं। ये यूनिट फ्री नहीं होते, अगर डेटा जो है वो केजीज के जगह ग्राम्स में होता तो आंसर ग्राम में आता, बट ये आंसर जो है ये इतना ही आता, 32.37%। अगर इन सारी फिगर्स को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं क्या करूँगा, हर एक के आगे 3 जीरोस लगा दूंगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 करेंगे, तो 60,000, 70,000, 63,000 ये सब करूँगा, तो मेरा जो आंसर है कितना आ जाएगा, 45,000 ग्राम आ जाएगा। बट ये वाला आंसर 32.37 नहीं आएगा, ये वाला आंसर 32.37% ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे दो टाइप के डेटा को कंपेयर करना है, लेट से मेरे पास दूसरी क्लास का भी डेटा है और वो जो वेट है वो पाउंड में है, किस में है, पाउंड में, ठीक है ना। वेट जो है वो पाउंड में, LBS पाउंड में, ठीक है ना। जो WWE रेफलर्स नहीं होते उनका वेट पाउंड्स में हमेशा वो बताता है, 500 पाउंड, 300 पाउंड, 450 पाउंड पाउंड्स में है। अब अगर मैं इस वेट को पाउंड्स में लिखता हूँ तो ऑब्वियसली बात है उस क्लास के बच्चों का जो वेट जो पाउंड्स में लिखा जा रहा है उनकी वैल्यूज इनसे हायर होंगी, क्योंकि केजीज जो होता है वो हैवी होता है इन कंपैरिजन टू पाउंड। एक केजी में 1.6 पाउंड के आसपास कुछ होते हैं, 1.6 के आसपास कुछ होता है, एक बार गूगल कर लेना एग्जैक्ट कितना होता है, पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो हमें क्या पता चल चुका है कि भाई अगर मैं रेंज निकालूंगा, इसका रेंज निकालूंगा तो ऑब्वियसली बात है वो हायर साइड पे आएगा। 45 kg अगर आ रहा है तो यहाँ पर आंसर ज़्यादा आएगा, 80-90 kg आ सकता है। बट ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगा ये परसेंटेज में ही आएगा। तो अगर मुझे इन दोनों क्लास के बच्चों का मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंपेयर करना है कि किसमें ज़्यादा वेरिएशन है, तो मैं रेंज को रेंज से कंपेयर करूँ या मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को कोएफिशिएंट ऑफ रेंज से कंपेयर करूँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को कोएफिशिएंट ऑफ रेंज से कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, यानी दोनों कंपेरेबल हैं। बट ये केजी में है और ये LBS में, इनको आप कंपेरेबल नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली पता है हमेशा ज़्यादा होगा केजी से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा ज़्यादा वेरिएट करता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना, उसका ये मतलब नहीं है।
ठीक है ना। डेटा कम फ्लक्चुएट करता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, वो आपको इस परसेंटेज वाली फिगर से पता चलेगा। अगर ये परसेंटेज वाली फिगर लेट से 30% आती तो हम बोलते हैं कि भाई ये वाला डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, बट अगर ये 40% आती तो हम बोलते हैं कि भाई ये वाला डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि फिर ये 32.37% हो जाता। ठीक है जी। तो ये फ़र्क होता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। तो देखो, एब्सोल्यूट मेजर्स आर डिपेंडेंट ऑन द यूनिट of the variable under consideration and relative measure of dispersion are unit free. Absolute measure are not considered for comparison, but relative measures are considered for comparison. For comparing two or more distribution, relative measures are considered. Absolute measures are easy to compute and understand, but relative measures are difficult to compute and understand. देखो easy and difficult की बात नहीं है, ये भी easy है, ये भी easy है, बट अगर देखा जाए कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा ईजी है तो ऊपर वाला ज़्यादा ईजी है। इन कंपैरिजन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इस कंपैरिजन में बोल सकते हो कि ये ईजी है, ये डिफिकल्ट है, बट ये मत सोचना कि ये सच में ईजी और ये सच में डिफिकल्ट है। दोनों ही ईजी पढ़ने के लिए, दोनों ही आप बोल सकते हो ये भी ईजी है, ये भी ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और आखिरी चीज़ जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं किए जाते, बट ये कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं। हाँ, आप एक तरीके से वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, बात समझ आ गई आप लोगों को। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, इफ टू डिफरेंट डेटास आर गिवन इन विच यूनिट आर डिफरेंट एंड यू हैव टू कंपेयर द डेटा, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन यू वुड प्रेफर। ऑप्शन ए होगा एब्सोल्यूट, ऑप्शन बी होगा रिलेटिव, ऑप्शन डी सी होगा एनी ऑफ दीज, ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। तो आप किस पर टिक करके आओगे? अगर आपको कंपैरिजन करना है, दो अलग अलग डेटा हैं और दोनों यूनिट अलग अलग यूनिट्स में हैं, रिलेटिव को यूज़ करोगे, एब्सोल्यूट को नहीं करोगे, रिलेटिव को यूज़ करोगे। दोनों का यूनिट भी डिफरेंट है, दोनों डेटा भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला नोट, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब देखो, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है तो कैसी होती है? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ऐसे करते करते। अब अगर मुझे इसमें रेंज निकालनी है तो रेंज क्या होगी बताओ? 70 - 10, ये होगी रेंज, हाईएस्ट वेरिएबल माइनस लोएस्ट वेरिएबल। तो यहाँ पर एल क्या हो जाएगा? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, सॉरी अपर क्लास लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, एंड एस क्या होगा? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो एल माइनस एस कर देंगे तो हमारा 70 - 10 60 आ जाएगा रेंज। यूजेस ऑफ रेंज, रेंज का यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्री, इन वेदर फोरकास्टिंग, इन स्टॉक एक्सचेंज, डे टू डे लिविंग। आपको पता होगा जब भी वेदर फोरकास्ट होता है, टीवी पे भी आता है, तो उसमें हम हमेशा क्या दिखाते हैं कि इस भी सिटी का हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर क्या हुआ, वो रेंज हुआ। दो यूनिट्स को कंसिडर कर रहा है, बीच की भी तो वैल्यूज होती हैं, वो कंसिडर नहीं कर रहा। स्टॉक एक्सचेंज का अगर आपको देखना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस का आज क्या रहा, तो क्या दिखाएंगे? हाईएस्ट एंड लोएस्ट दिखाएंगे कि आज का हाई क्या था, आज का लो क्या था, तो वहाँ पर भी यूज़ होता है। ठीक है ना, तो ये हाई लो जिस भी जगह यूज़ होगा वहाँ पर आप बोल सकते हो कि रेंज का यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है रेंज की? रेंज इज बेस्ड ऑन टू एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड हेंस इल डिफाइंड। रेंज एक लौता ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो इल डिफाइंड है, और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये दो एक्सट्रीम वैल्यू पर बेस्ड है। इतनी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं डेटा के अंदर, देखो इसमें भी कितनी सारी वैल्यूज़ हैं, बट हमने सिर्फ दो वैल्यूज़ को पिक किया, 92 और 47 को, और अपना रेंज निकाल दिया, तो इसलिए इसको इल डिफाइंड बोला जाता है। और अगर आपके पास ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, लेस देन 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, मोर देन 80, आप इस केस में रेंज ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास अपर क्लास लिमिट ऑफ लास्ट क्लास भी अवेलेबल नहीं है और लोअर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास भी अवेलेबल नहीं है, तो आप रेंज नहीं निकाल सकते। मेरिट क्या है रेंज की? इट इज़ एज ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, इट रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू कैलकुलेट। ओके जी, ईजी है कैलकुलेट करना, अंडरस्टैंड करना, और सबसे कम टाइम लगता है इसको कैलकुलेट करने में। डी मेरिट्स क्या है रेंज के? इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। डीमेरिट पहला, हर एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। दूसरा, रेंज इज अ पुअर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रेंज जो है एक पुअर मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। क्यों है पुअर? क्योंकि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एवरी ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन, दो ही ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। अगर आपके सैंपल जो है उसमें फ्लक्चुएशन होता है एक्सट्रीम एंड्स पर, तो रेंज पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन दो ही वैल्यूज़ पर रेंज बेस्ड है और वही चेंज हो गई, उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गया तो आपके रेंज पे भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन पड़ेगा। इट कैनॉट बी कंप्यूटेड फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। देखो फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है सिर्फ एक ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन के साथ पॉसिबल है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप किसी भी आइटम का, ये जो भी मेजर ऑफ एवरेजेस होते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, अगर आप इनका कंबाइंड निकाल सको
तो हम बोलते हैं कि वो फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन का अरिथमेटिक मीन निकल सकता था, ज्योमेट्रिक मीन का कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकल सकता था, और हार्मोनिक मीन का कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकल सकता था। तो इन तीनों की एडवांटेज थी, इट इज़ सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। बट मोड और मीडियन का कंबाइंड मोड कंबाइंड मीडियन नहीं निकल सकता, तो उनकी डिसएडवांटेज थी, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इसी तरीके से अब चैप्टर चेंज हो गया, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन में सिर्फ एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका कंबाइंड निकल सकता है, यानी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकता है। बट कंबाइंड रेंज, कंबाइंड क्वार्टाइल डेविएशन और कंबाइंड मीन डेविएशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसी चीज़। तो इन तीनों की क्या होंगी, डीमेरिट होगी कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तीनों की, किन किन की, रेंज की जो हमने पढ़ ली, मीन डेविएशन की जो हम पढ़ेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन जो हम पढ़ेंगे। और यही पॉइंट एडवांटेज मेरिट बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का कि इट इज़ सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट में नहीं। देखो एब्सोल्यूट में कंपैरिजन सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके पास दो डेटा है और दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है। देखो अगर आपके पास इस क्लास का डेटा अवेलेबल है और उस क्लास का डेटा अवेलेबल है, दोनों में बच्चों का वेट गिवन है आपके पास इन केजीज, आप उनका रेंज निकालो, क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, मीन डेविएशन निकालो या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। इसका भी केजीज में आ गया, उसका भी केजीज में आ गया, आगे दोनों। अब आपको देखना है कि किस क्लास में बच्चों का वेट ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो जिसका भी लोअर होगा वो आंसर सही हो गया, जिसका भी आंसर लोअर हो गया वो सही हो गया। बट अगर इस क्लास का वेट केजीज में और उस क्लास का वेट ग्राम्स में है, तो अगर आप एब्सोल्यूट को चेक करोगे तो ऑब्वियसली बात है उसका एब्सोल्यूट ज़्यादा होगा, ग्राम्स में है, वो थाउजेंड्स में होगा और ये थाउजेंड्स में नहीं होगा। तो हमेशा अगर आप इन दो को कंपेयर करोगे तो हमेशा यही बेटर बनेगा, क्योंकि जितना लोअर होगा उतना अच्छा होगा। और जो कंपैरिजन का बेसिस है वही गलत है फिर, क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है केजीज में आ रहा है वो आंसर ग्राम्स में आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर हमेशा कम ही रहेगा इस क्लास का, उस क्लास का हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए अगर आपको इनको कंपेयर करना है तो आप रिलेटिव मेजर इसका यूज़ करो, क्योंकि फिर ये इस क्लास का जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो भी परसेंटेज में होगा, वो भी परसेंटेज में होगा, उन दोनों को कंपेरेबल बोला जा सकता है। अगला है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। ठीक है ना, देखो क्वार्टाइल्स 3 होते हैं, Q1, Q2 और Q3। और अगर मुझे क्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये हो गई इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का ये फॉर्मूला होता है। बट अगर मुझे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो मुझे 2 करना पड़ेगा। तो क्या बन गया, ये क्वार्टाइल डेविएशन बन गया। तो देखो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1/2। और इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्यों बोलते हैं मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि आप क्वार्टाइल रेंज निकालते हो और इसको 2 कर देते हो तो ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बन जाती है। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डेविएशन बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, हाफ ऑफ द डेविएशन बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। यानी अगर आप अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डेविएशन निकालो और उसको हाफ कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देखो, ईजी है। देखो अगर रेंज L-S होता है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज L-S/L+S/100 होता है, तो इसी तरीके से अगर क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1/2 होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसमें होता क्या है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं। 2 और 2 कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचता है, ये बचता है। बट हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के अंदर, बताओ ये किसका फॉर्मूला है, सेकेंड क्वार्टाइल या मीडियन का, याद आ रहा है। सेकेंड क्वार्टाइल और मीडियन का ये फॉर्मूला होता है Q3 + Q1/2, याद आ रहा है। सेकेंड क्वार्टाइल और मीडियन का फॉर्मूला होता है, कैसे बनाता है फॉर्मूला, हमने देखा था कि Q3 माइनस Q2 जो था वो Q2 माइनस Q1 के बराबर था। तो Q2 एक साइड ले गए और Q1 इस साइड लेकर के आ गए, तो ट्वाइस ऑफ Q2, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q2 = Q3 + Q1/2। ठीक है ना, बन गया फॉर्मूला। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, Q2 या फिर मीडियन। देखो एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना। अच्छा Q3 माइनस Q1/2 क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन, ये रहा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। और Q3 + Q1/2 क्या होता है, Q2 या फिर मीडियन × 100। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है,
QD अपॉन Q2 इंटू 100, या फिर QD अपॉन मीडियन इंटू 100। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 तो एफिटिव लिख दिया, अपॉन मीडियन या फिर Q2 इंटू 100। बात समझ आ गई आप लोगों को? ईजी। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं? QD, क्वार्टाइल डिवीजन। देखो यहाँ से आया ये, ठीक है जी। और ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। Q3 माइनस Q2 इक्वल टू Q2 माइनस Q1। अच्छा, अगर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा? Q3 माइनस Q1, ठीक है ना। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो एक फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, एक होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, एक कुछ और होगा, एक कुछ और होगा। तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 था या Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 था। कन्फ्यूजन का रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि भाई इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज एक जैसा लगता है सुनने में, बस सेमी का फर्क है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार कि भाई किसका क्या फॉर्मूला था। तो सेमी मतलब अपॉन 2, तो आपको याद रखना है कि सेमी में अपॉन 2 होता है, जो कि क्वार्टाइल डिवीजन का भी फॉर्मूला होता है। और अगर सेमी वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा गया है, तो आपको अपॉन 2 नहीं करना, आपको उसमें Q3 माइनस Q1 ही करना है सिर्फ। अब देखो एक एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। जो Q1 है वो 48 है, जो QD है वो 6 है। तो QD का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्या आपको Q1 पता है? बिल्कुल पता है। क्या आपको QD पता है? बिल्कुल पता है। तो 6 इज इक्वल टू Q3 माइनस 48 अपॉन 2। 12 इज इक्वल टू Q3 माइनस 48, तो Q3 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। तो बताइए जी, Q3 कितना आ गया? 60 प्लस 48, 108 अपॉन 2, यानी कि 54 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं। 1 नंबर के लिए ठीक भी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, 1 मिनट के अंदर आराम से हो जाते हैं। और आपको आपके जो फॉर्मूलेज हैं उनकी नॉलेज है कि नहीं ये भी पता चल जाता है। अगर फॉर्मूलेज की नॉलेज है तो आराम से कर लोगे, वरना मुश्किल होगी। अगर है प्रॉपर्टीज ऑफ QD, तो इट इज़ बेस्ट सूटेड मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको मीडियन निकालने में कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं। मोड निकालने में कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं। अगर मीडियन निकालने में दिक्कत नहीं होती तो क्या अदर पार्टिशनल वैल्यूज निकालने में दिक्कत होगी? नहीं। एक ही फॉर्मूला होता है दोनों का। देखा आपने? मीडियन के फॉर्मूला और अदर पार्टिशनल वैल्यूज के फॉर्मूले में सिर्फ क्या फर्क होता है? L प्लस मीडियन में यहाँ पे होता है n/2, ठीक है ना। क्वार्टाइल्स में होता है Kn/4, यही तो फर्क था, बाकी सब तो सेम था। तो अगर आपको मीडियन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, तुम अदर पार्टिशनल वैल्यूज निकालने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप Q3 Q1 आराम से निकाल सकते हो तो आप क्वार्टाइल डिवीजन आराम से निकाल सकते हो। यानी कि अगर आपके पास ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो QD निकालना सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। देखो अगर आपके पास ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप रेंज निकाल सकते हो क्या? नहीं, नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या आप मीन डेविएशन निकाल सकते हो? अब याद रखना, मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं मीन पता होना चाहिए, या फिर मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको एक्स पता होना चाहिए, मिड वैल्यू। और अगर आपके पास ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप मिड वैल्यू निकाल सकते हो क्या? नहीं। पहले वाले क्लास में और आखिरी वाले क्लास में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालोगे तो उसमें अरिथमेटिक मीन और एक्स दोनों की जरूरत होती है। अरिथमेटिक मीन और एक्स दोनों ही नहीं निकल सकते ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो क्या आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल पाओगे? आंसर इज नो। तो अगर आपके पास ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो आप यूज कर सकते हो, एंड दैट इज क्वार्टाइल डिवीजन। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज सूटेबल फॉर डीलिंग विथ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको आंख बंद करके किस पे टिक करके आना है? क्वार्टाइल डिवीजन के ऊपर। It is based on middle 50% of values of the distribution and first 25 and last 25% values are left out। अब मुझे एक बात बताइए, QD का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अगर मैं Q3 माइनस Q1 देखूं तो इसका मतलब क्या है? Q3 मतलब फर्स्ट 75% डेटा और Q1 मतलब फर्स्ट 25% डेटा। अगर मैं Q3 में Q1 माइनस करता हूं तो मेरे पास डेटा बचता कौन सा है? मिडिल 50% डेटा। और इसी पर ये बेस्ड है, क्योंकि QD के फॉर्मूले में आप ये कर रहे हो, Q3 माइनस Q1 कर रहे हो। यानी कि क्वार्टाइल डिवीजन जो होता है ये मिडिल 50% डेटा पे बेस्ड होता है। पहला का 25% डेटा और आखिरी का 25% डेटा जो होता है ये लेफ्ट आउट रह जाता है, इसको हम कंसिडर नहीं करते।
तो इसलिए भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्योंकि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एवरी आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ बेस्ड ओनली ऑन मिडल 50% वैल्यू। बट इसको फिर भी हम रेंज से तो बेटर मानते हैं, क्योंकि रेंज तो सिर्फ 2 वैल्यूज़ पे बेस्ड है, एक्सट्रीम 2 वैल्यूज़, ये कम से कम बीच की 50% वैल्यू पे तो बेस्ड है, ठीक है ना। मेरिट्स के इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, इट इज सुपीरियर टू रेंज, क्यों है मैंने आपको बता दिया। इट कैन बी कंप्यूटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लासेस एंड क्यूडी इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर आपके डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज आती हैं तो क्यूडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? एक्सट्रीम वैल्यूज कहाँ लाई करती हैं, या तो लोअर एक्सट्रीम पे या हायर एक्सट्रीम पर, और इन वैल्यूज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्वार्टाइल डेविएशन को, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन बीच की 50% वैल्यू पे बेस्ड होता है। यानी कि क्या एक्सट्रीम वैल्यूज से क्वार्टाइल डेविएशन पे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा मेरिट्स ऑफ क्यूडी। अब हम आ जाते हैं डीमेरिट्स ऑफ क्यूडी। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, पहले की 25 और आखिरी की 50% ऑब्जर्वेशन आर लेफ्ट आउट, इसलिए इसकी डीमेरिट है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये मैंने आपको पहले बता देता कि सिर्फ एक ही मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में यूज होता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, अगर सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस होंगी तो इस पर फर्क पड़ेगा। अगर आपके डेटा चेंज होगा, अगर आप सैंपल लेकर के आते हो, आपके पास 1 करोड़ लोगों का डेटा है, उसमें से आपने 10 लोगों के वेट निकाला पहली बार, फिर हमने रैंडम बेसिस पर फिर 10 लोगों का वेट निकाला उसके अंदर से, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि उनके एवरेजेस सेम आएंगे, हो सकता है अलग अलग हो जाए, ठीक है ना। अब अगर एवरेजेस सेम नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उनका जो आप मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालोगे वो भी सेम नहीं आएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी चेंज होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, फ़र्क तो हर एक पे पड़ेगा, बट क्वार्टाइल डेविएशन पे कंपैरेटिवली ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। सबसे कम फर्क पड़ेगा किस पर? स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा किस पर? रेंज के ऊपर, रेंज पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और रेंज पे फर्क तब ज़्यादा पड़ेगा अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस में चेंज आएंगे तब, ठीक है ना। बट ओवरऑल अगर देखा जाए हर एक वैल्यू में चेंज आ रहा है तो क्वार्टाइल डेविएशन पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। आइए जी, तीसरा मीन डेविएशन, जिसको हम एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। मीन डेविएशन अपना तीसरा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आपको बताता हूँ जो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को बोला जाता है। मीन डेविएशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस of the observation from an appropriate measure of central tendency, mean, median और mode। तो क्या बोल रहा है कि भाई मीन डेविएशन जो है ये अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन है किसका? अरिथमेटिक मीन है एब्सोल्यूट डेविएशंस का। यानी कि अगर मैं x में क्या माइनस करूँ? डेविएशंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि मैं अगर डेविएशंस निकालता हूँ x माइनस एनी अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और इनको एवरेज कर देता हूँ, इन डेविएशंस को एवरेज कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन आ जाएगा। तो मीन डेविएशन क्या है? एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट की वजह से मुझे यहाँ पे मॉड लगाना पड़ा, एब्सोल्यूट मतलब कि इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, ठीक है ना। एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन टेकन फ्रॉम एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पर जो ए है, ये ए क्या हो सकता है? ये ए जो है ये हमारा मीन, मीडियन या मोड कुछ भी हो सकता है। ए हमारा ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी हो सकता है। बट एग्जाम के अंदर जनरली जब भी मीन डेविएशन का क्वेश्चन आता है तो आपको जो ए है ये गिवन होता है कि आपको क्या कंसिडर करना है, और वो या तो मीडियन होता है या फिर वो मीन होता है, अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है ना। इनके अलावा कुछ नहीं होता। वैसे तो ओवरऑल क्वेश्चन कम ही आता है, कंप्यूटेशन का क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड ज़्यादा आता है उस चैप्टर से भी, बट ईजी है। तो क्या करो, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है एक्स, उनके अंदर क्या माइनस कर दो ए, और ए क्या होगा? या तो आपका मीन या मीडियन या मोड। क्वेश्चन बताएगा कि ए आपको क्या लेना है। माइनस करने के बाद आप क्या करो, इन सबको प्लस माइनस साइन इग्नोर करके ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उससे डिवाइड कर दो तो आपका मीन डेविएशन आ जाएगा। तो इट इज़ व्हाट? अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशंस ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन से हमको ये फॉर्मूला समझ आ रहा है। अगर आपके पास डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, बाकी सब सेम ही है। अब आते हैं हम किसके ऊपर? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के ऊपर। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला इजी है। पहले तो मीन डेविएशन निकाल लो, उसको डिवाइड कर दो बाय ए और मल्टीप्लाई कर दो बाय 100। अब ए क्या होगा? ए क्या होगा? ए अगेन मीन, मीडियन या मोड में से कोई एक चीज़ होगी। आपको ए क्या लेना है?
मीन डेविएशन निकालते वक्त जो आपने ए लिया था वही ए आपको यहाँ पे डिवाइड करने के लिए भी लेना है, यानी मीन डेविएशन वाला ए और ये वाला ए सेम होना चाहिए। ये आप कभी भी अलग अलग नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मीन डेविएशन निकालते वक्त आपने ए जो है मीडियन ले लिया और जब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाला तो आपने ए मोड ले लिया। ये ऐसा आपको कभी नहीं करना। अगर आपने मीन डेविएशन निकालते वक्त ए मीडियन लिया था तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते वक्त भी ए मीडियन ही लो। अगर मीन डेविएशन निकालते वक्त आपने ए मीन लिया था तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते वक्त भी ए मीन ही लो, सेम होना चाहिए। चलिए, प्रॉपर्टी क्या है मीन डेविएशन की? मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। लो जी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये आपको मैक्सिमम मिनिमम वाली जो प्रॉपर्टी है बहुत जगह आ गई, याद करते हैं, रिकॉल करते हैं। बताओ जी, सेकंड प्रॉपर्टी मीन की क्या बोलती थी? अरिथमेटिक मीन की सम ऑफ डेविएशंस व्हेन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। याद आया? अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती थी? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस इज मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, ये बोलती थी। मीडियन की प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती थी? कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। याद आ रहा है आपको? ये सब हमने पढ़ा हुआ है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के अंदर। अब इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी और आ गई, और ये प्रॉपर्टी है पहली प्रॉपर्टी ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर मीन डेविएशन की, या फिर मैं सीधे सीधे देता हूँ, पहली प्रॉपर्टी है मीन डेविएशन की, एमडी की। और ये क्या बोल रही है? द मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशंस वर टेकन फ्रॉम मीडियन। ये बोल रही है कि जब हम मीन डेविएशन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? सम ऑफ x माइनस ए अपॉन एन। अगर ये a हमारा मीडियन है तो जो मीन डेविएशन का आंसर है ये मिनिमम होगा। यानी कि अगर मैं a मीन मीडियन मोड 3 अलग अलग लेता हूँ तो 3 अलग अलग आंसर रहते हैं। मेरे पास डेटा है, उस डेटा में मैंने मीन डेविएशन निकाला, एक बार मीन का यूज़ करके, एक बार मीडियन का यूज़ करके, एक बार मोड का यूज़ करके, तीनों आंसर अलग आएंगे। बट मिनिमम आंसर कौन सा होगा? जो मीडियन का यूज़ करके निकाला गया होगा। आ गई बात समझ? ठीक है ना, जो मीडियन का यूज़ करके निकाला गया होगा। ये बोलती है प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ एमडी, द मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन फॉर टेकन फ्रॉम मीडियन। तो आपको ये चारों प्रॉपर्टी है ना बाय हार्ट लर्न करनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछी जाती हैं मिनिमम वाली प्रॉपर्टीज़ और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किस केस में क्या लिखा गया था, किस केस में स्क्वायर आ रहा था, किस केस में एब्सोल्यूट आ रहा था, किस केस में मीन आ रहा था, किस केस में अरिथमेटिक मीन आ रहा था, किस केस में मीडियन आ रहा था। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। MD रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर चेंज ऑफ ओरिजिन होता है तो मीन डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, याद है आप लोगों को अच्छे से? अगर मेरे पास डेटा है बहुत सारा, उस सभी डेटा को मैं किसी एक नंबर से ऐड या माइनस करता हूँ तो मैं चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहा हूँ, और उस डेटा को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ किसी एक नंबर से तो मैं चेंज ऑफ स्केल कर रहा हूँ। याद है आपको? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मीन, मीडियन, मोड और अदर पार्टिशनल वैल्यूज़, इन सभी पर चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है। अगर चेंज ऑफ ओरिजिन होगा तब भी मीन चेंज होगा, चेंज ऑफ स्केल होगा तब भी मीन चेंज होगा, और चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन दोनों होगा तब भी मीन चेंज होगा। याद है आपको ये चीज़? अब हम पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर, इसके अंदर चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको मीन डेविएशन तो नहीं बट रेंज के साथ समझाता हूँ ये चीज़। लेट से मैंने बच्चों का टेस्ट लिया और टेस्ट में बच्चों के नंबर आए इतने, मुझे बताइए रेंज ऑफ एक्स क्या होगा? बताइए रेंज ऑफ एक्स क्या होगा? 20 लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब मैं अगर बोलूँ कि मेरा y वेरिएबल जो है वो है x वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी x वेरिएबल में चेंज ऑफ ओरिजिन करना है ना, x वेरिएबल प्लस 10, y कैसा आ रहा है? x प्लस 10 करके आ रहा है। चेंज ऑफ स्केल करना है मुझे, चेंज ऑफ ओरिजिन करना है मुझे, सॉरी। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? 20, ये क्या हो जाएगा? 25, ये 30, ये 35, ये 30 अगेन, और फिर ये अगर ये 26 था तो ये 36 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? ये 20 रखता हूँ, ये 20 ही था।
20 ही रखता हूँ उसको, 20 मानो, इसको 20 मानो, क्योंकि मैंने 25 को हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन लिया ना, 26 हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा 20 आंसर। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 18। बताओ बात सही है कि गलत है? अब मुझे बताओ रेंज ऑफ वाई क्या होगा? 35 माइनस 15, 20। क्या कोई चेंज आया आंसर में? नहीं। तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, चारों ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उन पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता चेंज ऑफ ओरिजिन का, सेम रहते हैं बिल्कुल। यानी अगर चेंज ऑफ ओरिजिन होगा तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर चेंज ऑफ स्केल होता है, अगर मैं बोलता हूँ z आया x मल्टीप्लाई बाय 10 करके, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 150, 200, 250, 200, 130, 50 एंड 80। तो बताओ अब रेंज क्या होगा? अब रेंज हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 200। और देखो कैसे आएगा 200, 250 माइनस 50। बात समझ आएगी आप लोगों को? यानी कि चेंज ऑफ स्केल अगर होता है तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे फर्क पड़ता है, और बिल्कुल उसी तरीके से पड़ता है जिस तरीके से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपको x का दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है कि चेंज ऑफ स्केल हुआ है 10 की वजह से, तो रेंज ऑफ y क्या होगा? रेंज ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है ना, बिल्कुल सेम तरीके से। चलिए, ये हर एक चारों मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे चीज़ अप्लाई होती है। बट हमने ना इन प्रॉपर्टीज़ को अभी देखो यहाँ पे लिखा नहीं। हमने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा, वहाँ पे ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। हमने रेंज पढ़ा, वहाँ पे ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। हमने मीन डेविएशन के अंदर भी चेंज ऑफ ओरिजिन का जिक्र किया, बट चेंज ऑफ स्केल का जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एंड में कवर कर लिया। कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो MOD यानी कि चारों मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात की जा रही है, आर अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट दे चेंज इन द सेम रेशियो एज चेंज ऑफ स्केल। यानी चारों मेजर ऑफ डिस्पर्जन पर कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज ऑफ ओरिजिन का, बट सारे के सारे चेंज होते हैं चेंज ऑफ स्केल की वजह से, और सेम रेशियो में होते हैं। अगर x वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो तो रेंज ऑफ न्यू वेरिएबल भी मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। ठीक है ना, सेम रेशियो में चेंज होते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, बट आगे चल के एक और बार इसको डिस्कस करेंगे। अगला क्या है? मेरिट्स ऑफ MD। इट इज़ बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन कैन बी मेड इजीली। क्या बोल रहा है? पहला तो कि हर एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। अगर मेरे पास डेटा है और डेटा में एक भी ऑब्जर्वेशन में एक रुपये का भी चेंज हो गया, एक यूनिट का भी चेंज हो गया, तो भी मेरा MD का आंसर चेंज हो जाएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन चेंज हो जाएगा। रिजिडली डिफाइंड है, easy to calculate and understand है, as compared to standard deviation it is less affected by extreme observation। ठीक है ना, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की वजह से इस पर फर्क पड़ता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन के कंपैरिजन में कम पड़ता है। ठीक है ना, और अच्छा, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से क्वार्टाइल डेविएशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, याद है आपको? क्योंकि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पहले 25% या आखिरी 25% में होती है, और क्वार्टाइल डेविएशन का उनसे कोई लेना देना नहीं होता। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से रेंज में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो रेंज पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं दो वैल्यू पर बेस्ड है। तो देखा जाए तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा रेंज, दूसरे नंबर पे होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और आखिरी नंबर पे होगा मीन डेविएशन। ठीक है जी, कंपैरिजन कैन बी मेड इजीली। ठीक है जी, डीमेरिट्स के हैं MD के। एल्जेब्रिक साइंस आर इग्नोर्ड। इसके अंदर जब हम डेविएशंस निकालते हैं तो उनको क्या हम कर देते हैं? मॉड के अंदर करते हैं, यानी कि एल्जेब्रिक साइंस प्लस माइनस साइन को हम इग्नोर करते हैं इसकी कैलकुलेशन में। पहला, इट इज़ नॉट, दूसरा, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, बता चुका हूँ। इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लासेस, बता चुका हूँ। एंड इट इज़ रेयरली यूज्ड इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज़। सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ में इसका बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जितने भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी मेजर ऑफ डिस्पर्जन का भी यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, उसमें फिर रेंज का यूज़ होता है, आपका स्टॉक मार्केट में रेंज का यूज़ होता है, बट कम एरिया है जहाँ पे रेंज का यूज़ किया जाता है, कम एरिया है जहाँ पे QD या MD का यूज़ किया जाता है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ हर जगह किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अच्छा, आप लोगों ने अब तक 3 मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ लिए हैं, तीनों के फॉर्मूले एक बार रिकॉल करते हैं। रेंज का फॉर्मूला बताइए क्या था? L माइनस एस। फिर क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बताइए, Q3 माइनस Q1 बाय 2। फिर मीन डेविएशन का फॉर्मूला बताइए,
x माइनस ए बाय एन, ये होता है। मुझे एक बात बताइए, क्या तीनों ही मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपको ऐसा लगता है कि आंसर नेगेटिव आ सकता है? नहीं। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल कि कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन कभी नेगेटिव है, ठीक है ना। ऐसे समझो कि वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रही है घर पे, ठीक है ना, या तो वो एकदम कांस्टेंट रहेगी तो हम बोलेंगे फ्लक्चुएशन 0 है, या फिर वो फ्लक्चुएट करेगी तो हम बोलेंगे फ्लक्चुएशन 5, 6, 9, 10 की है, ऊपर नीचे 10 नीचे चली जाती है वोल्टेज, या तो 10 ऊपर चली जाती है 10 नीचे चली जाती है। नॉर्मल वोल्टेज कितनी होती है 220, तो अगर हम बोलेंगे 10 का फ्लक्चुएशन है यानी कि वोल्टेज 210 तक भी आ जाती है, 230 तक भी पहुंच जाती है। बट अगर मैं बोलूँ कि फ्लक्चुएशन -10 का है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं समझ आ रहा। हाँ देखो ना, मुझे एक बात बताओ, अगर हाईएस्ट टेम्परेचर मान के चलो, हाईएस्ट टेम्परेचर 5 था और लोएस्ट टेम्परेचर -10 था, तो मुझे बताइए रेंज कितनी आएगी? 5 माइनस 10 यानी कि 15। नहीं, मॉड लेने की जरूरत नहीं है आपको, वो आंसर ही नहीं आएगा कभी, आंसर आएगा ही नहीं कभी नेगेटिव। आपको मॉड लेना है तो रेंज का एक और फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे आप लार्जेस्ट एंड लोएस्ट लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करते हो, बट इसको मॉड के अंदर लिखते हो तो आपका वो आंसर पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है ना। तो ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपका टेम्परेचर, आप रशिया साइबेरिया में रहते हो, ठीक है ना, और वहाँ पे टेम्परेचर -15 और -40 के बीच में एक दिन में फ्लक्चुएट किया, तो बताइए इसमें हाईएस्ट कौन सा, लोएस्ट कौन सा है? और लोएस्ट, तब भी तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। आ गई बात समझ, ठीक है ना, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जो फ्लक्चुएशन है, जो वेरिएशन है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, आपको दिमाग में बिठानी है बात। चलिए, और इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैं आपको सामने लिख देता हूँ, और आपको इसे देखकर भी ये चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर में x माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये आंसर भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यानी कि अगर आपका एग्जाम में कभी भी कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन का क्वेश्चन आता है और आपका आंसर नेगेटिव आता है, यानी आपने कुछ गलत किया है, आंसर नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता। चलिए, आखिरी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज डिफाइंड एज, देखते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, इट इज डिफाइंड एज, एफ डी इज डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, रूट ऑफ मीन ऑफ डेविएशंस ऑफ स्क्वायर्स। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो अपनी डेविएशंस निकालनी है फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, इनका स्क्वायर करना है, फिर इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, और इसका जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। अगली बात समझ, ठीक है ना। तो देखो ये इसका फॉर्मूला है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशंस व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना, आपको समझ आ गया होगा, रूट मीन स्क्वायर डेविएशंस व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। चलिए, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कैसे करनी है, इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने आपको फॉर्मूला बताई दिया, आपको याद रखना है फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और भी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्या होता है वो, सम ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? लिख सकते हैं कि नहीं? सम ऑफ समेशन एक्स बाय एन क्या होता है, मीन, तो मैंने यहाँ पे मीन का होल स्क्वायर लिख दिया। अगली बात समझ, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये वाला फॉर्मूला याद हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस ये जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन एक्स अपॉन एन, यहाँ पर इसकी जगह साइन बना दिया अरिथमेटिक मीन का, और कोई फ़र्क नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन को क्या मैं बोल सकता हूँ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशंस? बोल सकता हूँ।
अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर्स का तो मैं कैसे निकालूंगा, सारे ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर करूंगा अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वही तो किया ही है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या, रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन विथ, क्या बोलेंगे, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज रूट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस एंड स्क्वायर ऑफ अरिथमेटिक मीन, इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं। बट अगेन आपको ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस बोला जा सकता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला आपको आगे चल के एक जगह और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और वो चैप्टर होगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तब मैं आपको एक और बार ये दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, और इसी तरीके से अगर आपका डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो ऊपर वाले फॉर्मूले कॉपी पेस्ट हैं, फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, बाकी सब सेम है, ठीक है ना, बाकी सब सेम है। ये जो फॉर्मूला था एग्जैक्ट ये फॉर्मूला है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो फॉर्मूला है ये सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको अच्छे से बाय हार्ट लर्न करना है इसको। क्या होता है इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन, यानी कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं, बस इसका आंसर जो है वो परसेंटेज में आएगा और इसका आंसर डेसिमल में आएगा, ठीक है जी, इसका आंसर डेसिमल में आएगा, इसका आंसर परसेंटेज में आएगा, इतना ही तो फर्क है, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। Properties of standard deviation, most important part of this chapter. Standard deviation is independent of origin but not of scale, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि चारों ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन चेंज ऑफ ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चेंज ऑफ स्केल के इंडिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि चेंज ऑफ स्केल से तो उन पर फर्क पड़ता है। दूसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपको बोल देंगे फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो आपको n की जगह 10 स्क्वायर माइनस 1/12 का स्क्वायर रूट करना, आपका आंसर आ जाएगा। या आपको दे देंगे कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 3, फाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आपको बेसिकली n निकालना है और आपको ये 3 के बराबर है दिया हुआ है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1/12 इज इक्वल टू 9, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप n निकाल लोगे। आ गई बात समझ। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपको दे रखा होगा कि कितने नेचुरल नंबर हैं और आपको उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, या आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होगा और आपको बताना होगा कि कितने नेचुरल नंबर्स का है। फिर अगला है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन के बीच का क्या सिमिलैरिटी होती है, मतलब इनके बीच क्या रिलेशनशिप होता है। तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि QD इज इक्वल टू MD, तो इसका मतलब क्या है कि क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन बराबर होते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हमें क्या करना पड़ा, हमें क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन को बराबर करने के लिए मीन डेविएशन को 5 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करना पड़ा। तो आप लोग मुझे बताइए कि मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में क्या बड़ा हुआ, नहीं, मीन डेविएशन। अगर दोनों इक्वल होते तो 5/6 नहीं आता, अब 5/6 आ रहा है, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। अब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, आपको मीन डेविएशन को एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, एक बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा है, यानी कि आपको मीन डेविएशन को रिड्यूस करना पड़ रहा है, तब जाकर के वो क्वार्टाइल डेविएशन के बराबर बन रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मीन डेविएशन इज ग्रेटर देन क्वार्टाइल डेविएशन। बोलो हाँ या ना। जब हम सब्जी लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो वेट रखता है लेट्स से 1 kg, और यहाँ पे वो वेजिटेबल्स रखता है। अगर तो ये जो बीच वाला कांटा है ये इस साइड है, यानी इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे वेट ज़्यादा है और यहाँ पे वेजिटेबल्स अभी कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पर और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके तो इक्वल होगा, ठीक है ना। बट अगर ये नीडल इस तरफ है, यानी कि हमें इसमें से निकालना पड़ेगा, तब जाकर के तो इक्वल होगा,
ठीक है ना। अब यहाँ पे बताओ अगर मीन डेविएशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इस साइड पर, इस साइड से हटा रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, यानी कि ये साइड भारी रही होगी, इसलिए मीन डेविएशन ज़्यादा रहा होगा, इसलिए साइड को कम करना पड़ा दूसरी साइड से मैच करने के लिए। आगे बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। इसी तरीके से अब मुझे बताइए इसको रीड करके कि क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या बड़ा होता है क्या छोटा होता है। अगर आपके पास डेटा है उसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, उसको आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हो, क्या ज़्यादा आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आएगा। तभी तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का ये साइन होता है, सिग्मा जो साइन है स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 2 से और डिवाइड करना पड़ रहा है 3 से, यानी आपको इसको छोटा करना पड़ रहा है। ऐसे सोचो अगर ये 300 लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन लेट से 300 है, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 600 आएगा, 600 को 3 से डिवाइड करोगे 200 आएगा, तो इस साइड 200 हो गई, यानी QD 200 है, यानी QD 200 है। अगर FD 300 है तो QD 200 है। अब अगर इक्वल टू साइन को जस्टिफाई करना है तो आप 200 इक्वल टू 300 तो नहीं लिख सकते, 200 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तभी तो 200 इक्वल टू 200 होगा ना। आई ना बात समझ। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा क्वार्टाइल डेविएशन से, तभी इनके बीच ये रिलेशनशिप होता है। इसी तरीके से मुझे बताइए क्या ज़्यादा है क्या कम है यहाँ पर, मीन डेविएशन से। और यहाँ से हमने क्या पढ़ा था कि मीन डेविएशन ज़्यादा है क्वार्टाइल डेविएशन से। तो इन तीनों चीज़ को एनालाइज करके मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ फाइनल? वेरी गुड, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन MD, FD एंड QD, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या करते हैं, मीन डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 5.4, फाइंड इट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको बेसिकली फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप निकाल लोगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे देंगे, क्वार्टाइल डेविएशन पूछ लेंगे क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन दे देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेंगे क्या है, और मीन या QD MD में से भी कोई एक चीज़ दे देंगे, दूसरी चीज़ पूछ लेंगे। तो जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं आता वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगला सुनिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 नंबर्स। अगर आपको सिर्फ 2 नंबर्स गिवन और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक सिंपल सा काम करो, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ठीक है जी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन 2। अब मुझे एक बात बताइए, रेंज क्या होता है? अगर 2 ऑब्जर्वेशन उनकी रेंज क्या होगी, L माइनस एस, और अगर 2 ऑब्जर्वेशन है तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो अगर 2 ऑब्जर्वेशन है क्या उनका रेंज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है? आंसर इज नो। क्या करा जाए कि दोनों बराबर हो जाएं? या तो रेंज को डिवाइड बाय 2 कर दो या स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ठीक है ना। या तो रेंज को डिवाइड बाय 2 कर दो या स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि अगर अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो 2 और 2 कट जाएगा, L माइनस एस बचेगा। और अगर हमने रेंज को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो L माइनस एस अपॉन 2 और L माइनस एस अपॉन 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा? बताइए जी, रेंज जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की हाफ होती है, डबल होती है, स्क्वायर होती है, क्या होती है? डबल होती है। रेंज इज ऑलवेज डबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यही होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ FD। फॉर एनी 2 नंबर रेंज इज ऑलवेज ट्वाइस द स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज हमेशा डबल होती है स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 नंबर है तो, ठीक है जी। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला है बड़ा सा, ठीक है ना, याद कर सकते हो तो कर लो, वरना 1 नंबर के लिए जस्टिफाइड नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले को छोटा करके लिख सकते हैं वैसे तो, इसको लिख के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो भाई, आपको दिख रहा होगा कि n1 2 बार आ रहा है, तो मैंने n1 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। फिर आपने देखा होगा n2 भी 2 बार आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। अब इसमें n क्या है? n1 n2 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
अगर इस क्लास में 10 बच्चों ने टेस्ट दिया, उस क्लास में 8 बच्चों ने टेस्ट दिया, और इन दोनों क्लास के बच्चों का मुझे अरिथमेटिक मीन पता है, इन दोनों की क्लास के बच्चों का मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, बट मैं निकालना चाहता हूँ कंबाइंड अरिथमेटिक मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, चैप्टर के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन के अंदर। बट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है वो हम समझ रहे हैं। तो अगर इस क्लास में 10 बच्चे हैं और बाजू वाली क्लास में 8 बच्चे हैं, तो n1 और n2 क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। x1 बार और x2 बार, लेट से जो अरिथमेटिक मीन आया इस क्लास में बच्चों के टेस्ट का वो आया इतना, और इस क्लास में बच्चों का टेस्ट का आया इतना, मान के चलते हैं। जब हमने टोटल किया बच्चों के मार्क्स अपॉन 10 किया तो 18 बने एवरेज मार्क्स, और वहाँ पे जब हमने सारे बच्चों के मार्क्स ऐड किया अपॉन 8 किया तो 16 बने एवरेज मार्क्स। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है FD1, ठीक है ना, वो है लेट से यहाँ पर 5, और यहाँ पर है FD2 लेट से 8, यानी कि क्लास 1 के बच्चे ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं इन कंपैरिजन टू क्लास 2 के बच्चे। इतना डेटा समझ आ गया आप लोगों को। अब अगर मुझे कोई बोले कि फाइंड कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, तो मैं क्या करूँगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन 18, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, एनी डाउट नहीं है। बट अगर कोई मुझे बोले फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले तो n1 10 आ गया, फिर s1 स्क्वायर, s1 क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, अभी मुझे पता ही नहीं d1 क्या है, फिर n2 स्क्वायर, फिर n2 यानी कि 8 ब्रैकेट ओपन, f2 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d2 मुझे पता नहीं है, अपॉन n1 प्लस n2। अब सवाल ये आके अटकता है कि सर ये d1 d2 होते क्या हैं। तो d1 d2 दोनों ही डिविएशंस हैं, और डिविएशन कैसे निकालने हैं, कंबाइंड मीन और अरिथमेटिक मीन के। देखो d1 क्या है x1 बार माइनस x बार, d2 क्या है x2 बार माइनस x बार, यानी कि अगर मैं 18 के अंदर माइनस कर दूं 17.11 और 16 के अंदर माइनस कर दूं 17.11, तो मेरा d1 और d2 आ जाएगा। आ गई बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। तो आपका d1 आ जाएगा, d2 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखो स्क्वायर करके, क्योंकि यहाँ पे d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर आता है, यानी इनको स्क्वायर करके लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। या फिर इस तरीके से लिख लो 5 का स्क्वायर, तो ये जो भी आंसर आएगा इसका स्क्वायर, ये जो भी आंसर आएगा इसका स्क्वायर, फिर आपको इसे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगेन आपको पता चल गया होगा कि एक नंबर के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको पहले तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, फिर आपको d1 d2 निकालना पड़ेगा, फिर आप वैल्यूज पुट करोगे, फिर आप आंसर निकालोगे। इट विल टेक टाइम, एक नंबर के हिसाब से ज़्यादा है। मेरिट्स क्या हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, इट इज़ बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, 4 ऑप्शन होंगे, आपको किस पे टिक करके आना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। और ऑप्शन में क्या होगा, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इट कंसिडर्स ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी, मीन डेविएशन की भी मेरिट थी। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, ठीक है जी, मीन डेविएशन की भी मेरिट थी। इट इज़ यूजफुल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये मेरिट सिर्फ इसी की है, बाकी सब में क्या लिखा गया था, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। फिर डीमेरिट क्या है, इट इज़ नॉट ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, इतना आसान नहीं है इसको करना और समझना। इसका फॉर्मूला बाकी सभी में सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। रेंज का ईजी था L-S, क्वार्टाइल डिवीजन का ईजी था Q3 - Q1/2, और अगर क्वार्टाइल डिवीजन का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो याद रखना Q1 Q3 आपको देंगे, आपको निकालना नहीं है, आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा वो। ये मत सोचना कि पहले Q3 Q1 निकालो फिर क्वार्टाइल डिवीजन निकालो, वो एक नंबर का क्वेश्चन नहीं होता। फिर मीन डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ x - a/n, वो भी ईजी है। मुश्किल किसका हो गया फॉर्मूला, सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो आपको याद रखना है x - x बार होल स्क्वायर बाय n। और दूसरा वाला भी याद रखना है, क्या होता है, सम ऑफ x बार बाय x स्क्वायर, सम ऑफ x स्क्वायर बाय n माइनस सम ऑफ x अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये दो फॉर्मूलेस आपको याद रखना है, ये वाला, ठीक है जी। बेसिकली ऊपर वाले लिखे अभी मैंने, ये वाले, ये आपको याद रखना है।
चलिए आगे क्या लिखा है भाई, इट कैनॉट बी कंप्यूटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपके पास ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ना ही आप रेंज निकाल सकते, ना ही आप मीन डेविएशन निकाल सकते, ना ही आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते, आप सिर्फ एक चीज़ निकाल सकते हो और वो है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है ना, एक एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। विद लॉजिक समझोगे ना तो बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को, आपको रटना नहीं पड़ेगा। फिर आपको लॉजिक पता होगा कि भाई हाँ, अगर मीन डेविएशन निकालना है तो एक्स चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है एक्स और एक्स बार दोनों चाहिए, और रेंज निकालना है तो दो एक्सट्रीम वैल्यूज चाहिए। और ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चीज़ें निकालना मुश्किल है, नहीं निकल सकती विदाउट असम्पशन। बट क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए Q1 Q3 चाहिए, और उसमें ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं हम आखिरी पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, विच इज़ कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप चैप्टर का आखिरी पोर्शन है ये, ध्यान से सुनना और आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास एक्स ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, बताइए जी एक्स बार क्या आएगा। 20 35 47 55 60 60/5 12। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मेरी वाई ऑब्जर्वेशंस आई हैं एक्स ऑब्जर्वेशन में +10 करके, तो आपको पता वाई बार क्या होगा, 22। ठीक है जी, इजी, 12 + 10 22। अगर मैं बोलता हूँ कि आपकी z ऑब्जर्वेशन आई है कैसे, x में 10 मल्टीप्लाई करके, तो बताओ z बार क्या होगा, 120। ठीक है ना, 12 में 10 मल्टीप्लाई करके, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं हम लोगों ने, कुछ नया नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी y ऑब्जर्वेशंस आई हैं x ऑब्जर्वेशन में -10 मल्टीप्लाई करके, तो बताओ जी y बार क्या होगा, -120। बोलो हाँ या ना, 12 मल्टीप्लाई बाय -10, क्योंकि आपकी y ऑब्जर्वेशन हो क्या जाएंगी, पहले तो ये समझो, -50 -80 -120 -150 -200, इन सबको ऐड करके अपॉन 5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -120। ठीक है जी, चलिए ये सारे तो हमने अरिथमेटिक मीन का समझा। अब मुझे एक बात बताइए, रेंज ऑफ एक्स कितनी है, पंद्रह, 20 - 5। मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी y ऑब्जर्वेशन हो जाती हैं x + 10, तो रेंज ऑफ y क्या होगा। हमने देखा था कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये कितना हो जाएगा, +10 करने से 15, ये 18, ये 22, ये 25 और ये 30। अब 30 - 15 कितना होता है, 15 ही होता है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा y जो है वो आ रहा है x में मल्टीप्लाई करने से 2, तो बताओ रेंज ऑफ y क्या हो जाएगा, 30। ठीक है ना, क्योंकि आपका y कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 16 24 30 एंड 40, तो 40 - 10 इज 30। ठीक है ना, यानी कि चेंज ऑफ स्केल का तो फर्क पड़ रहा है, बट चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो दिक्कत वाली बात क्या है, ये अब तक तो ईजी था बात। अगर मैं y ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं -2 से, तो बताओ रेंज ऑफ y क्या होगा। आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, -30। बट क्या रेंज कभी भी नेगेटिव हो सकती है, क्या कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन कभी नेगेटिव हो सकता है, यानी हमारा आंसर तो गलत आ रहा है। गलत आने के पीछे लॉजिक भी है। क्या लॉजिक है कि जब आप इन ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दोगे -2 से, तो ये ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगी, ये। अब मुझे एक बात बताइए कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है और लोएस्ट कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा, 30। बट इस चीज़ को ये फॉर्मूला कंसिडर नहीं कर पा रहा है, तो हमें फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। क्या, मैं बोलूँगा कि भाई जब भी चेंज ऑफ स्केल होता है उसको आप मॉड के अंदर रिप्रेजेंट करो, यानी कि अगर आपको रेंज ऑफ y निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, रेंज ऑफ x मल्टीप्लाई बाय -2 की जगह मॉड ऑफ -2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 30। आ गई बात समझ। इसी वजह से यहाँ पर ये आपको दिखेगा, आपको पहले तो पता होना चाहिए
कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है हमेशा, जिसमें a क्या हो गया, चेंज ऑफ, बताइए जल्दी से, ओरिजिन या स्केल, ओरिजिन, और b क्या हो गया, चेंज ऑफ स्केल। अब हमें पता है कि चेंज ऑफ ओरिजिन से तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमने इस इक्वेशन को बनाते वक्त a को कंसिडर नहीं किया। हमें पता है चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, तो हमने b को कंसिडर किया, और b को हमने क्या मल्टीप्लाई किया रेंज ऑफ x से, तो रेंज ऑफ y आया। b को हमने मल्टीप्लाई किया QD ऑफ x से, तो QD ऑफ y आया। b को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया MD ऑफ x से, तो MD ऑफ y आया। यही करते हैं हमारे लोग, चेंज ऑफ जब भी स्केल होता है यही चीज़ करते हैं हम लोग। बट हमने बस करा क्या कि b को है ना मल्टीप्लाई करने से पहले उसको मॉड के अंदर डाल दिया, और उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। जब मॉड के अंदर डालते हैं तो आपका आंसर -30 की जगह +30 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। और मैंने आपको करेक्ट आंसर कैसे है वो भी समझाया, -30 करेक्ट नहीं है, 30 करेक्ट है। आगे बात समझ, सिर्फ इतना सा आपको समझना है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका, ख़त्म है। एक प्रॉपर्टी और है, इफ़ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन MD इज़ 0। अगर आपकी सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा, 0 होगा। और वो बहुत प्रैक्टिकल बात है। अगर विराट कोहली ने आज से 100 मैच खेले थे, इससे पहले और हर मैच में 50 रन बना के आया है, अब हम बोल रहे हैं कि अगले मैच में कितने रन बनाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, 50। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स तो 50 ही बनाएगा। तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज कुछ भी निकालोगे 0 होगा, तो हम 50 + 0 50 - 0 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। आगे बात समझ, ठीक है। अगर हमारे घर वोल्टेज हमेशा 220 ही आती है, और कोई मुझसे पूछे कि भाई आपकी घर जो वोल्टेज आती है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कितनी फ्लक्चुएट होती है, तो मैं क्या बोलूँगा, 0 होती नहीं। भाई फ्लक्चुएट हमेशा एक ही जितनी आती है, 220, ठीक है ना। अगर फ्लक्चुएट होती होगी तभी तो मैं कुछ बताऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आपके ऑब्जर्वेशन अलग अलग होंगी तभी तो आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। अब सारी ऑब्जर्वेशन ही सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फ़ायदा ही क्या है, 0 होगा वो, ठीक है जी। और ये आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है y = a + bx, जिसमें y आपका वेरिएबल है, x आपका ओल्ड वेरिएबल है, y आपका न्यू वेरिएबल है, और ओल्ड वेरिएबल को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक नंबर से ऐड कर रहे हैं, तो a और b कॉन्स्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। चलिए, लो जी, चैप्टर फिनिश। अब इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। If same amount is added to or subtracted from all the values, variance and standard deviation shall, बताइए। If same amount is added to or subtracted from all the values, the variance and standard deviation shall change, unchanged, both, none। देखो, एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड लिखा है, नहीं चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा है। अगर सारी वैल्यूज में चेंज ऑफ ओरिजिन हो तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस जो भी हैं, जो भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये अनचेंज रहेंगी, हमें पता है, ठीक है ना। कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो अनचेंज रहेगा। चलिए अगला देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वेरिएबल इज सिग्मा। ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई सी। आपको उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो आप क्या मान के चलो, लेट y इज इक्वल टू दिस थिंग। अगर आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और मैं बोलो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन y का निकालना है, तो बात तो एक ही है, क्योंकि y और a एक ही बराबर कर दिया मैंने। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या अज्यूम करो, लेट y इज इक्वल टू दिस थिंग, जिसका भी आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होता है बताइए, मॉड ऑफ b मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये होता है। मॉड ऑफ b क्या होता है, b क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल होता है। मुझे बताइए इसके अंदर चेंज ऑफ स्केल क्या हो रहा है, क्या मैं y इज इक्वल टू a बाई सी एक्स प्लस बी बाई सी लिख सकता हूँ? अब मुझे एक बात बताइए, b बाई सी चेंज ऑफ ओरिजिन है या चेंज ऑफ स्केल है? चेंज ऑफ ओरिजिन है, क्योंकि ये प्लस हो रहा है x के बाद। और a बाई सी क्या है, तो देखा जाए तो b जो हमारा चेंज ऑफ स्केल होता है उस केस में कितना है, a बाई सी। तो मैं क्या करूँगा, a बाई सी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x।
बताओ जी कौन सा ऑप्शन आ गया? डी। आगे बात समझ आप लोगों को? ठीक है ना। फॉर 2 नंबर ए एंड बी स्टैंडर्ड डिवीजन इज गिवन। बताओ 2 नंबर का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है? यही होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन 2। अब यहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट तो पता नहीं चल रहा है ए और बी कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है, तो अब ए माइनस बी को क्या कर दो, मॉड के अंदर डाल दो। ठीक है ना, मॉड के अंदर डाल दो, तो अब आंसर एक ही हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट माइनस लार्जेस्ट करो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करो, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है ना, अपॉन 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए वाला। अच्छा, मॉड नीचे तक भी जा रहा है, कोई फर्क पड़ता नहीं है इस चीज़ से। 2 लिखो या मॉड ऑफ 2 लिखो, बात एक ही है। अगर वो नेगेटिव होता और मॉड लिख रहे होते तो फर्क पड़ता। अब 2 तो पॉजिटिव होता है ना, मॉड लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो आप ए ऑप्शन को टिक कर दोगे। बताओ ये क्वेश्चन कर पाओगे आप? द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 10 एंड एफ डी 4 इज। आपको क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है, आपको मीन दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन 10 और स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है 4। पता क्वार्टाइल डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन का कोई फॉर्मूला था? क्या था? क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू, याद रखना अभी आपको याद नहीं है, क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 8/3 क्या आ जाएगा आपका क्वार्टाइल डिवीजन। 8/3 होता कितना है देख लेना, 2.666 होता ही है, विच इज अप्रॉक्स 2.70। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, मीन का कोई रोल नहीं था इस क्वेश्चन में, कंफ्यूज करने को लिखा गया था। ठीक है जी, चलो। तो अगर आप इससे निकालोगे तो क्या आंसर आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 0.675, ये 2.7 एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है ना, एग्जैक्ट। तो कुछ बुक्स, कुछ ऑथर्स ये फॉर्मूला लिखते हैं क्यू डी इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डिवीजन, और कुछ बुक्स और कुछ ऑथर्स ये फॉर्मूला लिखते हैं क्यू डी इज इक्वल टू 0.675 स्टैंडर्ड डिवीजन। फर्क होता है 2/3 मतलब होता है 0.66666 और यह 0.675, तो वो हल्का सा फर्क आपको आंसर में भी दिख रहा है। इसलिए मुझे बताइए 46 का आंसर क्या होगा? इफ एक्स एंड वाई रिलेटेड बाय दिस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इज 6 देन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इज। निकाल सकते हो आप लोग? पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा इस इक्वेशन को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना। अब मुझे बताइए कि इसमें चेंज ऑफ स्केल क्या है? -2/3। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ b मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना आ जाएगा? 6 2 12, 12/3 4। आ गया आपको बात समझ कैसे करना है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और सुपर इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। नहीं पता तो आपको समझ ही नहीं आएगा करे क्या। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पता है तो सुपर डुपर इजी, नहीं पता कॉन्सेप्ट तो समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। और कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ये हमेशा जब भी इक्वेशन आएगी आपकी तो समझ जाना चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का क्वेश्चन है। पहला स्टेप होगा वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना, फिर होगा उसमें चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ढूंढना, और फिर होगा प्रॉपर्टी अप्लाई करना। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह अरिथमेटिक मीन यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का होता, x and y related by this and arithmetic mean of x is this, find arithmetic mean of y, तो आप लोग क्या करते हैं? मैंने आपको बोला कि इसकी ट्रिक समझ लो इजी सी कि x की जगह 6 डाल दो और y निकाल लो। याद है, बताया था मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के अंदर कि x की जगह 6 डाल दो और y निकाल लो, आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ y आ जाएगा। क्योंकि अरिथमेटिक मीन के केस में क्या होता है, वो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल दोनों से इम्पैक्ट खाता है, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एडजस्ट हो जाती है वो चीज़। तो अगर आप पहले ऐसे कन्वर्ट करोगे, फिर ऐसे चेंज ऑफ ओरिजिन ऐसे चेंज ऑफ स्केल मान करके फिर आप फिर उसको 6 को मल्टीप्लाई करोगे -2/3 से और ऐड करोगे -4/3 से, जो आंसर आएगा वो आंसर आपका डायरेक्टली भी आ जाएगा अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू x की जगह 6 डाल देते हो y निकालते हो तो दोनों केस में सेम आंसर आएगा। ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x जो है वो 3f, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ 5 - 2x, तो आपको हमेशा क्या करना है इस क्वेश्चन में, लेट y इज इक्वल टू 5 - 2x। तो मुझे बताइए चेंज ऑफ स्केल क्या हो रहा है इस केस में? -2। हाँ जी, तो बताइए
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या होगा, मॉड ऑफ -2 × 3 यानी कि 6। वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा फिर 36। आपको इसका वेरिएंस निकालना है, तो इसको मैंने वाई मान लिया, तो वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है, तो पहले तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाला फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके, फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर दिया तो आपको वेरिएंस आ गया। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपको पता होने चाहिए। चैप्टर इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा एक आखिरी वाला क्वेश्चन कराता हूँ जो बच्चों से नहीं होता, बाकी आप ट्राई करना, जो डाउट्स होगा मुझसे पूछना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपके पास ABCD 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना कौन सी करेक्ट है, तो अभी आप इसका आंसर दे सकते हो क्या। टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। Two distribution may have identical measure of central tendency but different measure of dispersion. Two distribution may have different measure of central tendency but identical measure of dispersion, and all of the above statement. सुनो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं वो MCT में लूँगा मीडियन, ठीक है, मीडियन एक MCT है, और जो ये डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं वो डिस्पर्जन लूँगा मैं रेंज, आपको समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। तो मेरे ABCD जितने भी ऑप्शंस हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो मीडियन रहेगा, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो रेंज रहेगा, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है मीडियन रहेगा। मुझे बताइए X और Y जो आपके पास डेटा है इनका मीडियन क्या है, बताइए, और दोनों का रेंज क्या है। यानी कि दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का सेम सेंट्रल टेंडेंसी भी हो सकता है और सेम मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी हो सकता है। ट्रू है, ट्रू है ये बात, ठीक है जी। अगला सुनो, टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मुझे बताइए इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या है, बट रेंज क्या है। यानी कि दो डिस्ट्रीब्यूशन, दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का सेम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो सकता है और डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी हो सकता है। ये भी ट्रू है, ये भी हो सकता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। अगला सुनो, टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मुझे बताइए मीडियन क्या है दोनों का, एक का 9 एक का 10, और रेंज क्या है 10,10। यानी कि दो डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और सेम मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी हो सकता है, यानी ये भी ट्रू है, ऐसा भी हो सकता है। यानी हम क्या बोलेंगे कि ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू, ठीक है ना। बात समझ आ गई आप लोगों को। चलिए, तो अब आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं भाई, ठीक है ना। आराम से बैठ करके घर पे सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, और फ्राइडे को वैसे तो आप लोगों का टेस्ट है तो आप डाउट्स कैसे पूछोगे मुझे समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं कि फ्राइडे को पहले हम डाउट्स ले लेंगे, इसके डाउट्स जितने भी आएंगे इस चैप्टर को करते वक्त आपको डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। फिर मैं आपको फ्राइडे वाली क्लास में जो नया टॉपिक शुरू करना होगा वो टॉपिक शुरू करा दूंगा। 2 घंटे की क्लास खत्म हो जाएगी, इन दोनों चीज़ों को मिला करके फिर मैं आप लोगों का टेस्ट ले लूँगा MCT MOD का, ठीक है ना। टेस्ट अगेन वही आधे घंटे का होगा, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इतने क्वेश्चन होंगे। चलो आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर।